बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन रज़ा और जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं उसका नाम है पत्थर के सनम। आज उसकी 12वीं एपिसोड है। अगर आपने पहली 11 एपिसोड नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर सुनिएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी का मुख्तसर खुलासा ये है कि एक कामयाब बिजनेसमैन तुराब मलिक की कहानी है, जो इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बावजूद अपने माजी की तल्ख यादों में खोया रहता है। और उसकी बीवी खालदा की कहानी है, जो उसके अजीब रवैये की वजह से उसको समझ नहीं पा रही। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। जो 11वीं एपिसोड थी ये वो यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि अम्मी अभी तो मैंने आपकी हर ख्वाहिश पूरी करनी है, वो ख्वाहिशें जो आपने हमारे लिए अधूरी छोड़ दी थी। तो आज की 12वीं एपिसोड शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो आपने देखना है कि आपका बेटा कितना कामयाब होगा अपने मुस्तकबिल में। अम्मी प्लीज़ उठें ना, एक दफ़ा मेरा नाम तो लें, मुझे तो आप कह कर बुलाएं। नर्स मेरे पास ही खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। प्लीज़ अपने आप को संभालें, हमें यहाँ से अभी जाना होगा। आपकी बहन को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, उनके पास जाएं प्लीज़। ना चाहते हुए भी मैं वहाँ से वापस पलटा कुछ देर के बाद और वापस इमरजेंसी रूम के बाहर आ गया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर कुछ मेरे दोस्तों से बात कर रहे थे। मुझे आता देखकर डॉक्टर ने उनसे कुछ कहा और वहाँ से चले गए। मैंने उनके पास पहुँचकर कहा, डॉक्टर क्या बोलकर गया है अभी तुमसे? वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरे मुसलसल बोलने के बावजूद वो कुछ बता ही नहीं रहे थे। मैंने अदनान को पकड़कर ज़ोर से बोला, क्या हुआ है, कुछ बता क्यों नहीं रहे? अदनान ने मेरी तरफ नज़रें झुकाकर कहा, आपके तुराब भाई अब्बू भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर बोला, क्या बोल रहे हो? अब्बू ठीक हैं, अभी कुछ देर पहले तो डॉक्टर मुझे बोल कर गया था उनका ऑपरेशन हुआ है, वो ठीक हैं। अदनान मुझसे लिपट कर रोने लगा। मैं भी उसके साथ लिपट कर रोने लगा। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। एमरजेंसी रूम का कमरा खुला एमरजेंसी रूम का कमरा खोला। अब्बू की लाश वो दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे थे। मैं अब्बू की लाश की तरफ भागा। मैं उनसे लिपट कर कहने लगा, अब्बू आप तो ऐसा नहीं कर सकते, आप तो नहीं जा सकते हमें छोड़कर। अब्बू मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं अकेला क्या करूँगा? आप और अम्मी ऐसा मत करें मेरे साथ। जो अब्बू की लाश दूसरे रूम में ले जा रहे थे उन्होंने मुझे कहा, प्लीज़ आप अपने आप को कंट्रोल करें। माँ बाजी एक तरफ साकन सुन खड़ी थी। उनके सामने अब्बू की मैयत लेकर जा रहे थे, लेकिन वो खामोश थी, एकदम खामोश। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। मैंने उनका कंधा थपथपाया, बाजी हुमा अब्बू भी हमें छोड़ कर चले गए हैं। अब्बू भी हमें छोड़कर चले गए हैं। देखो उनकी मैयत जा रही है, लेकिन हुमा कोई भी बात सुनकर नहीं बोल रही थी। अस्पताल वालों ने कहा कुछ देर के बाद वो मैयतों को इनके हवाले कर देंगे। मेरे पास जिस रिश्तेदार का नंबर था मैंने उन सबको इतला कर दी। अस्पताल वालों ने कागजी कार्रवाई करने के बाद दोनों मैयतों को हमारे हवाले कर दिया। एम्बुलेंस में मैयतों को रखकर हम घर की तरफ रवाना हुए। मैं और हुमा बाजी एम्बुलेंस में ही बैठ गए थे। अदनान लोग भी हमारे साथ ही आ रहे थे। पूरे रास्ते में मेरे लिए क़यामत सा मंजर था। मैं बहुत मुश्किल से अपने हवास को कुछ हद तक काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। हुमा बाजी की हालत देखकर मैं ही उनका ख्याल रख सकता था। इस वक्त मेरी बहन को मेरी ज़रूरत थी। मैंने अपने दिल पर एक पत्थर रखकर उन सब मराहल से गुज़र रहा था।
मेरा बार बार जी चाह रहा था मेरी जान निकल जाए, अल्लाह करे मैं भी मर जाऊं, मेरी मैयत भी मेरे वालिदैन के साथ ही रखी जाए। मेरा दिल चाह रहा था मेरी रूह भी परवास कर जाए। जो गम का पहाड़ मेरे ऊपर गिरा था वो मेरे लिए एक जीती जागती क़यामत से कम ना था। सिर्फ हुमा बाजी के ख्याल ने मुझे अंदर से कुछ हौसला दिया हुआ था, क्योंकि उनका मेरे अलावा और कोई नहीं था। घर के बाद जब एम्बुलेंस पहुंची तो मोहल्ले में कोहराम सा बपा था, हर आंख सोंग पे डूबी हुई थी। मैयतों को घर में रखने के लिए जब निकाला गया गाड़ी से तो आहों और सिसकियों की पुकार थी। मेरे कुछ रिश्तेदार भी आ चुके थे, जिनमें शाजिया खाला, नरगिस खाला मौजूद थी। अम्मी अब्बू के जनाजे का ऐलान और बाकी जो काम थे वो सब अदनान, राशिद, रज़ा कर रहे थे। इस गम के मौका पर वो मेरे लिए भाइयों की तरह हर काम में लगे हुए थे। जनाजे का ऐलान हो गया था। रात के वक्त दोनों मैयतों को कब्रिस्तान लेकर जाना था। हुमा बाजी अम्मी अब्बू की मैयतों को भी नहीं देख रही थी, वो बस लगातार खामोशी चली आ रही थी। मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। अम्मी अब्बू के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाने में कुछ वक्त बाकी रह गया था। मैं बहुत मुश्किल से खुद में इतनी हिम्मत पैदा कर पाया कि हुमा बाजी से बात कर सकूं। मैंने बस इतना ही कहा, अम्मी अब्बू आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आएँ, इनका आखिरी दीदार कर लें। अगर आपने उनका आखिरी दीदार ना किया तो उनकी रूहों को सुकून नहीं मिलेगा। एक बाप और एक माँ तड़पती रहेगी। मेरे इतने अल्फाज थे जो मैंने बहुत ही मुश्किल से अदा किए। मेरी बात ख़त्म हुई तो हुमा बाजी ने अम्मी अब्बू की मैयतों की तरफ जाना शुरू कर दिया। उनके जनाजे पर हुमा बाजी चीख पुकार करके रोने लगी। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था, उनको देखकर मेरे समेत हर कोई रोने लगा। बहुत ज़्यादा गिरिया बुलंद हुआ। जनाजों को ले जाने का वक्त आ गया था। हुमा बाजी अम्मी अब्बू से लिपट कर रो रही थी। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं उनको वहाँ से हटा सकूं। शाजिया खाला को समझ आ गई मेरी तरफ देखकर। वो खुद ही गई और बहुत प्यार से समझा के जनाजों को ले जाने के लिए कहा। लोग मैयतों को कंधा दे रहे, कलमा शहादत की आवाज़ गूंज रही थी। मेरी जन्नत, मेरा सब कुछ उजड़ गया था। मैं भी अम्मी के जनाजे को कंधा दिए साथ साथ चल रहा था। मेरे लिए एक एक कदम मौत जैसा था। मेरा दिल चाह रहा था वक्त थम जाए, ज़मीन फट जाए और मैं इसमें दफन हो जाऊं। कब्रिस्तान पहुंचकर अम्मी और अब्बू को लहद में उतारा गया। अब्बू और अम्मी की कब्र साथ साथ ही थी। मैं रो रो कर कह रहा था, अम्मी, जैसे ज़िंदगी मुश्किलात में आपने अब्बू का साथ नहीं छोड़ा, हर लम्हा उनके साथ रही हैं, आज मौत के वक्त भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। कब्रों के ऊपर मिट्टी डालकर सब लोग चले गए। अब सिर्फ कब्रिस्तान में मैं था और अदनान वगैरह। सबके जाने के बाद मैं कब्रों से लिपट कर रोने लग गया। अब्बू, अम्मी, आप मुझे क्यों इतनी जल्दी छोड़कर चले गए? अभी तो मैंने आपके दिल की हर हसरत पूरी करनी थी, आपको इस दुनिया की हर वो आसाइश देनी थी जिसकी तमन्ना बस आपके दिल में ही दबी रह गई। मुझे आपने अपनी खिदमत करने का मौका ही नहीं दिया, इतनी जल्दी चले गए। रज़ा मेरी बातें सुनकर मेरे पास आया और बोला, तुराब भाई, घर चले, हुमा बाजी आपका इंतज़ार कर रही होंगी। मैं ना चाहते हुए वापस घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचकर हुमा बाजी के पास गया। हुमा बाजी मुझे देखती मुझसे लिपट कर रोने लगी। तुराब, हमारा कुछ भी नहीं रहा, हमारी दुनिया ख़त्म हो गई, हमारी जन्नत चले गई, हमारा बाप हमसे जुदा हो गया और इस सब के ज़िम्मेदार तुम हो। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हुमा बाजी की बात सुनकर मेरी वजह से ये सब हुआ है। हुमा बाजी कहती, ना तुम ज़बरदस्ती अम्मी को भेजते, ना ये सब होता। अम्मी नहीं जाना चाहती थी, तुमने ज़बरदस्ती उनको भेजा। मैंने हुमा बाजी की बात सुनकर उनसे कुछ कहना चाहा, बस खामोशी से एक तरफ चला गया। अगले दिन फातह ख्वानी के बाद सब लोग अपने घरों को चले गए। हुमा बाजी कमरे में मौजूद अम्मी अब्बू की तस्वीरों को देखकर रो रही थी। मैंने उनसे बात करना चाहिए, लेकिन ना चाहते हुए मेरी हिम्मत ना हुई। मैं एक तरफ होकर रोने लगा। मुझे अम्मी की बात याद आ रही थी जब वो ना जाने की ज़िद कर रही थी अस्पताल को, और मैंने ज़बरदस्ती बोलकर उनको अस्पताल जाने का बोला। मुझे हुमा बाजी की बात याद आ रही थी। मेरा सर फट रहा था, मेरे दिमाग में बाजी की बातें गूंज रही थी, मेरा सर शदीद दर्द हो रहा था।
मैंने अपने कानों पर ज़ोर से हाथ रख लिया था, लेकिन फिर भी मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं हूँ कातिल, मेरी वजह से अम्मी का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उसके बाद बहुत दफ़ा बाजी से बात करना चाहिए, लेकिन वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। जो भी बात होती थी घर के कामों की वो लिख कर रख देती थी एक कागज़ पर। ऐसे ही 3 महीने का वक्त गुजर गया। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, बस छोटे मोटे काम नौकरी कर रहा था, जिससे घर के अखराजात पूरे होते थे। अदनान वगैरह मेरे जिससे घर के अखराजात पूरे होते थे। अदनान वगैरह मेरे पास आए। इन्होंने कहा तारक भाई के एक दोस्त हैं, एक बिजनेसमैन, उनका एक मसला है, अगर वो हल कर दिया तो मुंह मांगी रकम फ़ीस के तौर पर देंगे। मैंने इनकार कर दिया, मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा। इन्होंने बहुत इसरार किया कि वो बात करके देखे एक बार, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। उधर नरगिस खाला को पता था हमारे हालात क्या हैं। वो एक दिन तंज करने हमारे घर आई। मैं घर में उस वक्त मौजूद नहीं था। खाला ने हुमा को कहा, पहले तो तुम्हारी शादी शायद हो जाती, लेकिन अब जो हालात हैं और ऊपर से वो निकम्मा तुराब काम भी कुछ खास नहीं करता, पढ़ाई भी छोड़ दी है, अब क्या बनेगा। और ऊपर से वो निकम्मा, और अब पढ़ाई भी छोड़ दी है, अब क्या बनेगा तुम्हारा। अगर तुम कहो तो अब भी मैं तुम्हारी शादी करवा सकती हूँ। बस वो अभी तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी, उस तुराब को बोलो मुझसे माफ़ी मांगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की 12वीं एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, स्टोरी अच्छी लगी है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आप तक ला सकूं। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।